हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का जो भूगोल विषय है उसकी एक पुस्तक है आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका तीसरा पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको अन्य विषयों के भी पाठों के प्रश्नोत्तर मिलेंगे। तीसरा पाठ जो है उसके प्रश्नोत्तर आज हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका सही उत्तर होगा ग, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है वो प्रत्यक्ष है। अच्छा, अगला दूसरा प्रश्न है, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ये प्रवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवाह। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल और उसके साथ में ऊपरी मेंटल, भूपटल से लेकर ऊपरी मेंटल तक का जो भाग है वो कहलाता है स्थल मंडल। अगला है, निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पी तरंगे। क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अब 30 शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न है। पहला है, भूगर्भीय तरंगे क्या है? तो भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। इसी कारण इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती है, इन्हें पी और एस तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। तो इसके प्रत्यक्ष साधन है वो है धरातलीय ठोस चट्टानें, भूगर्भीय क्षेत्रों में प्रवेदन द्वारा प्राप्त चट्टानें, और तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार। ये तीनों है प्रत्यक्ष साधन। अगला है, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती है? तो इसका उत्तर है, भूकंप लेखी यंत्र पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोई भी भूकंप तरंगे हैं वो अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंपीय जो पी तरंगे हैं वो भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में छाया क्षेत्र बनाती है, जबकि एस तरंगे जो होती है वो 105 के बाद वाले क्षेत्र को छाया क्षेत्र बनाती है। तो ये ध्यान में रखना पी तरंगे और एस तरंगों के बारे में। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन साधनों से अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें अप्रत्यक्ष साधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतया तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काएं, खनन क्रिया, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में आपको 150 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला है, भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनसे होकर यह तरंगे गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूकंपीय तरंगों का संचरण भूकंप मापी यंत्र जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं उसके द्वारा सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली है वो भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये तरंगें संचरित होती है वैसे ही शैलों में कंपन पैदा होता है। ये मार्ग में आने वाली चट्टानों को उनकी प्रकृति के अनुसार प्रभावित करती है। सामान्यतः ये चट्टानों को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। पहले है, सबसे पहले पी तरंगों का प्रभाव। ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगें जो ध्वनि तरंगों जैसी होती है और ये धरातल पर सबसे पहले गुजरती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों में से होकर के गुजर सकती है और इनकी दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। ये तरंगें संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। परिणाम स्वरूप पदार्थ के घनत्व में अंतर आ जाता है और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। ये पी तरंगों का प्रभाव। इसके बाद में है द्वितीय या एस तरंगों का प्रभाव। ये तरंगें केवल ठोस पदार्थों से ही गुजरती है और ये तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद में पहुंचती है। ये तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है। केवल ठोस पर से गुजरने वाली ये तरंगें हैं। तीसरे प्रकार की है धरातलीय तरंगों का प्रभाव। ये तरंगें भूकंप लेखी पर सबसे अंत में अभिलेखित होती है और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। इन तरंगों से शैलें विस्थापित हो जाती है और इमारतें भी गिर जाती है, तो ये विनाशकारी होती है। दूसरा प्रश्न है इसका, अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अंतर्वेदी आकृतियाँ, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला लावा जब भूपटल धरातल के नीचे चट्टानों के भीतर जमा होकर ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है और ये कहलाती है अंतर्वेदी आकृतियाँ। ये
भूपटल या धरातल के नीचे ही जमा हो जाती है, इसलिए इसको अंतर्वेदी कहते हैं। अब ये अंतर्वेदी आकृतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती है, इनके प्रकार जो हैं वो आगे देखते हैं। सबसे पहला है बैथोलिथ। जब मैग्मा का विशाल पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई में ठंडा होकर जम जाता है तब इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। यह सामान्यतः गुंबदाकार होती है। अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होती है। ये विशाल क्षेत्र में फैली होती है और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी संरचना होती है। दूसरी जो संरचना है, आकृति बनती है, वो है लेकोलिथ। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल और एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी गुंबद के समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि लेकोलिथ गहराई में होते हैं। कर्नाटक के पठार पर ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित ऐसी अनेक संरचनाएं हैं वो मिलती हैं। इसके बाद में तीसरा है, वो है लेपोलिथ। ज्वालामुखी उद्गार के समय पर उठता हुआ लावा जब क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले चट्टानों की परतों में तस्तरी की आकृति में जमा होता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है फेकोलिथ। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति और अभिनति के रूप में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं फेकोलिथ। उसके बाद में अगला है सिल। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होकर जम जाना सिल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इसके दो भाग होते हैं। कम मोटाई वाला जमाव शीट और घनी मोटाई वाला जमाव है वो सिल कहलाता है। तो ये शीट और सिल में अंतर, कम मोटाई वाला होता है शीट और घनी मोटाई वाला सिल होता है। अगला प्रश्न है, जब लावा का जमाव धरातल के, अगला पॉइंट है इसका डाइक, अगली आकृति, जब लावा का जमाव धरातल के लगभग समकोण पर एक दीवार के समान होता है तब उस संरचना को डाइक कहते हैं। यह आकृति पश्चिमी महाराष्ट्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में बहुतायत से पाई जाती है। तो आपको कौन से विषय का, कौन से पाठ के प्रश्नोत्तर का वीडियो आपको चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस कक्षा का, उस विषय के प्रश्नोत्तर का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।